एक लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करती है और इस फैसले में उसके परिवार की रजामंदी भी होती है और बकायदा अपने होने वाले पति के लिए सस्ती सवरती है वीडियोस और रील के माध्यम से वो एक एक फ्रेम को अपने होने वाले पति तक पहुंचाती भी है। सजने संवरने का जो दौर था ब्यूटी पार्लर तक जाता है और ब्यूटी पार्लर के अंदर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम अपने होने वाले पति से किस तरीके का मजाक करती हो, जरा हमें भी बताओ, हम इसे रिकॉर्ड कर कर सोशल मीडिया तक शेयर करेंगे। और जो दुल्हन उसके बाद क्या क्या चीजें बताती हैं पहले वो सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी समझाते हैं। मेरे हस्बैंड मैंने कहते कि तुसी इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं क्या नहीं, मैं नहीं चलाती। मैं क्या फिर मैं और उन्होंने मतलब मैंने खुद दसिया कि हाँ मैं तो चलाता है। मैं क्या कोई नहीं, तुसी चला लियो, मैं पीछे रह जाऊंगी। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो दुल्हन अपने होने वाले पति के साथ हंसी मजाक करती है। जो आसपास दोस्त थे वो भी इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इस हंसी का जो दौर था उसके कुछ ही महीनों के बाद इस दुल्हन की एक तस्वीर और आती है। हरे सूट में ये बिस्तर पर लेटी है, मुंह से झाग निकल रहा है और उसके आसपास कई लोग मौजूद हैं और ये जो दुल्हन है बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत कुछ बताना चाहती है। लोग उससे पूछते हैं लेकिन वो खुलकर अपनी बातें नहीं बता पाती हैं, क्योंकि उसे इस तरीके का डोज दिया गया था कि वो चाह कर भी अपने कातिलों का नाम नहीं बता पा रही थी। एक दुल्हन जो ब्यूटी पार्लर में रील के जरिए तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, हर कोई उसकी मासूमियत खूबसूरती का एक तरीके से मुरीद हो गया। उसकी जब दूसरी तस्वीर आती है तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रील की जो चमक वाली जो दुनिया है उसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ उस दुल्हन के साथ कि उसकी शादी के महज कुछ ही महीनों के बाद उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। वो किसी को कुछ बता नहीं पाती है और परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके इस दुल्हन को आज तक, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे इंसाफ नहीं मिला है। क्या है पर्दे के पीछे की वो डरावनी कहानी, उस दुल्हन की किस तरीके से किस्मत बदलती है शादी के बाद, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये जो दुल्हन है जिसे आपने हंसी ठिठोली करते देखा, वीडियोस बनाते देखा, अपनी शादी के मौके पर सजते संवरते अपने पति के लिए थोड़ा सा मजाक करते सुना, इसका नाम नेहा देवी है। और इसकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि आप भी जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कुछ गलतियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें एक ऐसे अपराध का, या यूँ समझिए, एक रूप ले लेती हैं जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अब ये जो आपने पूरा वीडियो देखा, दरअसल ये 2024 के साल अंत होने के समय का एक वीडियो है, यानी आप समझ लीजिए दिसंबर का वीडियो है। ये इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, जिसके बाद जो नेहा है उसको भी लोगों ने खूब सराहा था और कहा था कितनी प्यारी दुल्हन है। लेकिन इस नेहा की कहानी को आपको समझना होगा। दरअसल जो ये लड़की है ये पंजाब के अनंतपुर साहिब में पैदा हुई थी और यहाँ पर इसकी पढ़ाई लिखाई हुई, दोस्त भी यहीं पर बने, बचपन से पढ़ने में भी तेज़ थी, तेज़ तर्रार थी। लेकिन धीरे धीरे होता यह है कि जो नेहा है, जब उसके दोस्त बनते हैं, क्योंकि पंजाब में पैदा हुए ज़्यादातर लोग सिख थे, तो इसका जो रुझान था वो सिख धर्म की तरफ बढ़ता चला गया। अब इसने अपने परिवार से एक बार बात भी की कि मैं सिख धर्म अपनाना चाहती हूँ, मैं गुरुद्वारे में जाकर इस तरह से विधि विधान से पूरा अनुष्ठान करना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताइए क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो पेरेंट्स ने साफ तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमने हिंदू कुल में जन्म लिया है तो फिलहाल इस तरह की चीज़ें मत करो, तुम उन्हें मानती हो, तुम गुरुद्वारे जाती हो, इसमें कोई गलत काम नहीं है। लेकिन होता यह है कि जो नेहा है उसका रुझान पूरी तरीके से सिख धर्म की तरफ बढ़ रहा था। वो गुरुद्वारे जाती थी, वहाँ पर सेवा सत्कार करती थी, सत्संग में जाती थी। और जब पेरेंट्स ने भी ये देखा कि जो बच्चा है उसका काम किसी गलत मन में नहीं, गलत चीज़ों में नहीं लग रहा है, वो गुरुद्वारे या सिख धर्म को अपनाना चाहती है, वो वहाँ पर सेवा करना चाहती है, सत्कार करना चाहती है, सत्संग करना चाहती है, जो भी चीज़ें होती हैं उसमें वो भरपूर साथ देना चाहती है, तो वो अपनी बेटी को अलाउ करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, अगर तुम्हारा मन है, तुम चाहती हो तो तुम ये चीज़ें कर सकती हो। और इसीलिए 2023 से 24 के बीच की बात है, यानी शादी से पहले जो नेहा है वो गुरुद्वारे में अमृत ग्रहण करके सिख धर्म को अपना लेती है। अब इसके बाद चीज़ें ठीक चल रही थी, दोस्त वगैरह भी थे, घूमना फिरना भी हो रहा था। लेकिन अब परिवार को लगता है कि जो बेटी है वो बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो गई है, तो क्यों ना इसके लिए लड़का देखा जाए। परिवार वाले इस बारे में नेहा से बात भी करते हैं। नेहा भी बताती है कि ठीक है, जो भी लड़का आप लोग पसंद करेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ, आप लोग देख लीजिए। अब परिवार को लगता है कि बेटी भी मान गई है तो क्यों ना लड़कों का जो सर्च है, जो भी उनको ढूंढना है, वो शुरू किया जाए। और इसी सिलसिले में कई सारे रिश्ते देखे जाते हैं, एक दो ठीक भी नहीं बैठते।
तो ऐसे में किसी के ज़रिए इन्हें पता चलता है कि हिमाचल में नालागढ़ करके एक जगह है, वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिनमें जो लड़का है वो आर्मी में है, 2 बहनें हैं और एक माँ बाप हैं और 2 बहनें शायद उनकी शादी भी हो रखी, ये चीज़ें पता चलती हैं। अब इतना पता लगने के बाद परिवार जो है वो सबसे पहले उस फैमिली से मिलता है, फैमिली से मिलने के बाद बातचीत होती है, फिर नेहा को भी मिलवाया जाता है। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद करते हैं और पसंद करने के बाद बात इतनी बढ़ जाती है, इतनी आगे हो जाती है कि दोनों फैमिली ये निश्चय करती हैं कि अब हमें इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। अब शादी की जब बातचीत होती है तो उस वक्त दहेज को लेकर भी कोई बात नहीं हुई थी। सामने वाले नेहा की फैमिली ने पूछा था तो जो लड़का था, यानी कि संजीव नाम का एक लड़का था जिसे पसंद किया गया था, उसकी फैमिली इनकार करती है। वो साफ तौर पर बोलते हैं कि देखिए हमें आपकी बेटी मिल रही है, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो एक लड़की को जब विदा किया जाता है, जो परिवार है, जो माँ बाप हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ना भले सामने वाले जो ससुराल है वो कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन हम अपनी बेटी के लिए देंगे, हम जो भी ज़रूरत का सामान दे पाएंगे, हम जो भी धन दौलत, जो भी ज्वेलरी वगैरह दे पाएंगे, हम अपनी बेटी को देंगे। तो इसी आधार पर शादी होती है और ये 2024 का जो आपने दिसंबर के महीने का वीडियो देखा, ये वायरल होता है, जिसमें नेहा साफ तौर पे मजाक करती दिख रही है, हंसते खेलते दिख रही है और इसके बाद शादी हो जाती है। और शादी में जिस तरह से नेहा के माँ बाप ने सोचा था, उसी आधार पर वो अपनी बेटी को कुछ गहने देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, थोड़ा बहुत सामान देते हैं और बेटी विदा हो जाती है और अब जो नेहा है वो अपने ससुराल आ जाती है। अब आपने वो जो वीडियो देखा शुरुआत में जहाँ पर वो हंसी ठिठोली कर रही है, वो वीडियो था जब वो अपने मायके में थी। लेकिन जैसे ही वो ससुराल आती है, सोचिए वो नेहा जो अपने पैरों पर खड़ी थी, हंस खेल रही थी, अब वो बिस्तर पर लेट जाती है और उसकी इस तरह का, ये जो हरे सूट में आप बेड पर लेटी एक लड़की देख रहे हैं, ये भी वही नेहा है जिसका ये वीडियो ससुराल आने के बाद वायरल हुआ। अब होता क्या है, तो शादी के 1 हफ्ते तक जो भी जानकार है, जो भी नेबर्स हैं, जिन्होंने जो वहाँ पर पहुँचे या जो भी रिलेटिव्स हैं, सब ने बताया कि शादी के 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक रहता है, लड़की ससुराल में रहती है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, सब रिश्तेदार मिलने आ रहे थे। लेकिन 1 हफ्ते बाद अचानक से ससुराल में चीज़ें बदलने लगती हैं। अब होता ये है कि जो नेहा है उससे अब कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था, चाहे वो सास हो, चाहे उसकी दोनों नंदे हों, चाहे उसके पति हो या ससुर हो, कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता था। रवैया इतना ज़्यादा बदल गया कि अब जो नेहा है उसको 1 हफ्ते के बाद ही घर का सारा काम पकड़ा दिया गया, कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। सुबह से लेकर रात तक जितना काम होता है, छोटे से छोटा काम नेहा करती। उसे लग रहा था कि ऐसा अचानक से क्यों हो रहा है, शादी से पहले सब लोग मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे, 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हुआ। नेहा को लगा शायद उससे कोई गलती हो गई है। इस बारे में उसने अपने सास ससुर से बात भी की तो पलट कर जवाब आता है कि तेरे पिता ने हमें कुछ भी नहीं दिया, तेरे पिता ने तुझे खाली हाथ भेज दिया। इस पर जब नेहा ने बोला कि हमारे परिवार वालों ने आपसे पूछा था, सारी चीज़ें पहले ही तय की गई थी, इसके बाद फिर से जो ससुराल वाले वो कहते हैं कि हमें एक SUV चाहिए थी, एक गाड़ी चाहिए थी, कुछ कैश भी चाहिए था, ये तो तुम लोगों को खुद सोचना चाहिए था, तुम लोगों को खुद हमें देना चाहिए था, हमने बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें चाहिए नहीं था। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। अब नेहा को लगता है कि जो चीज़ें कभी हुई नहीं, जिस तरह से मुझे कभी बोला नहीं गया, पहले सब अच्छे से बात कर रहे थे, अचानक 1 हफ्ते में इन्हें पैसों की डिमांड कर रहे हैं, एक अचानक गाड़ी मांग रहे हैं। तो नेहा को लगता है कि उसे अपने पति संजीव से बात करनी चाहिए, वो आर्मी में भी है, दिमाग भी उसका ओपन माइंडेड होगा। इसके अलावा वो ये भी सोचती है कि उसके हस्बैंड ने कभी उसे इस चीज़ के लिए टोका नहीं, तो क्यों ना वो अपने पति से बात करे। अब इसके बाद वो अपने जब हस्बैंड से बात करती है तो उसको अपने हस्बैंड यानी अपने पति से भी वही जवाब मिलता है जो सास ससुर से मिला। उसका हस्बैंड भी यही कहता है कि हमें लग रहा था कि तुम लोग हमें एक SUV गाड़ी तो दोगे ही दोगे, कुछ कैश तो दोगे ही, लेकिन तुम्हारे पिता ने कुछ भी नहीं दिया और अब कैसे भी करके उनसे सारा सामान मांगो। अब जब हस्बैंड की तरफ से सारी चीज़ें कही जाती है तब नेहा को लगता है कि अब तो उसका यहाँ पर कुछ रहा ही नहीं। इसके बाद वो कोशिश करती है चीज़ें ठीक करने की, लेकिन नहीं हो पाती। अपनी फैमिली को बताती है नेहा, इसके बाद कॉल करती है अपने माँ बाप को, उनको बताती है। अब ऐसे में माँ बाप को लगता है कि शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जो बेटी है वो ऐसी बातें बता रही है तो हो सकता है कुछ गलतफहमी हुई हो। वो अपनी बेटी को साफ तौर पे कहते हैं कि तुम अपने ससुराल में एडजस्ट करो, कोई बात नहीं, अगर तुमसे ऐसी चीज़ें कहीं, कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारी हैसियत भी इतनी अभी नहीं है कि हम उन्हें इतना सब कुछ दे पाएँ, हमने पहले ही बता दिया था। अब जो फैमिली है, क्योंकि जो नेहा की फैमिली है, जब वो अपने माँ बाप को कॉल करती है, माँ बाप की तरफ से जवाब मिलता है कि एडजस्ट कर लो, देख लो, कुछ महीने चला लो, चीज़ें संभालने की कोशिश करो, तो नेहा करती भी है। नेहा को भी समझ में था कि उसकी फैमिली संजीव के परिवार को ना गाड़ी दे पाएगी ना कैश दे पाएगी, और इसीलिए नेहा अपना मन मजबूत करती है और सोचती है कि अब जो भी हो, रहना तो इसी घर में है। अब अपने ससुराल में रहते हुए नेहा को लगातार टॉर्चर किया जाता है, मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं, कई बार उसके साथ मारपीट होती है। वो अपने घर वालों को बताती भी है, लेकिन हर बार वही बात आती है कि बेटा एडजस्ट कर लो। परिवार वाले बार बार एडजस्ट करने को कहते हैं, नेहा एडजस्ट करती जाती है। और एक रोज़ अचानक से, अगर मैं तारीख की बात करूँ, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना मारा पीटा जाता है, इतना मानसिक प्रताड़ना दी जाती है कि अब नेहा को लगता है कि पूरी लाइफ उसकी ख़राब हो चुकी है। और फिर एक तारीख आती है 19 अप्रैल 8:25 शाम को, यानी कि उसके शादी के महज 5 महीने बाद।
एक जो पड़ोसी है नेहा का, यानी जहाँ पर उसका ससुराल था वहाँ पर जो पड़ोसी थे वो उस घर में पहुँचते हैं और नेहा की हालत देखते हैं। इसके बाद फ़ौरन अपने घर जाकर नेहा के परिवार को यानी उसके माँ बाप को कॉल करते हैं और बताते हैं कि आप जहाँ भी हैं फ़ौरन करके हिमाचल के नालागढ़ अपनी बेटी के घर आइए और देखिए अपनी बच्ची की हालत। और इसके बाद परिवार वहाँ से निकलता है। 3-4 घंटे बाद जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, उस घर में जाते हैं, एंटर करते हैं तो देखते हैं कि एक अकेले कमरे में खाली कमरा है, बेड पड़ा हुआ है। और जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी बेटी जो है वो बिस्तर पर लेटी हुई है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, उसकी जो हालत है ख़राब है। और तो और उस बच्ची के पास, उस लड़की के पास उस वक्त कोई मौजूद नहीं है, ना उसका पति, ना उसकी दोनों नंदे, ना सास, ना ससुर। वो लोग अलग एक कमरे में बैठे हुए हैं। अब ये सारा मंजर देखने के बाद जो माँ बाप हैं वो गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। ऐसे में वो नेहा से पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसके आगे जो चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ये जो पूरा परिवार है दूसरे कमरे में बैठा रहा जब नेहा की हालत ऐसी थी, नेहा के साथ ऐसा क्या किया गया कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था, ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से नेहा की हालत ऐसी हुई। मारा गया, उसे पीटा गया, उसके साथ टॉर्चर किया गया, मेंटली उसे पागल करने की कोशिश की गई, लेकिन अचानक से 5 महीने बाद ऐसा भी क्या हो गया जिसकी वजह से जो नेहा है वो बिस्तर पर इस कदर पड़ी हुई थी और इसके बाद वो एक, आप यूँ समझिए 5-6 दिन बाद वो एक लाश बन जाती है। आगे की क्या कहानी है आप वो भी समझिए। देखिए जी, नेहा को एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि जो उसकी जो परिवार, जो मायके है, वहाँ पर उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन परिवार की उतनी अच्छी है नहीं, और जो भी कुछ करना है उसे ही करना है। लालची ससुराल वाले उसे मिल चुके हैं और वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत से, अपने अच्छे व्यवहार से इन लोगों का दिल जीत सकती है, और इसीलिए वो जीत तोड़ मेहनत करती है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, जो भी कोई कुछ कह दे काम करने के लिए, एक पैर पर हमेशा इधर से उधर भागकर हर एक काम खत्म कर देना। लेकिन परिवार के मन में था कि किसी भी तरीके से जो नेहा आई है ये तो जिन है, अलादीन का चिराग है, इसे इस तरीके से पैसे निचोड़ो कि अपने घर वालों को ये मोटिवेट कर दे कि पैसे देने को राजी हो जाए। अब नेहा भी अंदर खाने जानती थी कि परिवार के पास पैसे है नहीं और मैं इसके आगे और कुछ और नहीं कर सकती हूँ, और इसलिए जब वो पति को बता बताकर अपनी दिक्कतें थक जाती है तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं किसके पास जाऊं, कहां जाऊं। एक तो मुझे घर वालों ने मुझसे दूर कर दिया है, जो ससुराल वाले में जो पति थे, जो सबसे करीबी था, वो भी उससे ठीक तरीके से बातें नहीं कर रहा, तब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। और इसलिए वो हर रोज लड़ाई झगड़ा, हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए जूझ रही थी, स्ट्रगल कर रही थी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए। याद रखिए, मैं जीने के लिए कह रहा हूं, सांस लेने के लिए भी वो उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। वो ना मार्केट जा सकती थी, ना किसी दुकान से वाले से मिल सकती थी, ना कोई सब्जी लाने जा सकती थी। हर कोई घर का दूसरा कोई सदस्य जाएगा, वो सब्जी लेके आएगा, वो राशन लेके आएगा, वो बाहर जा ही नहीं सकती। सोचिए, एक लड़की शादी से पहले कितना ज्यादा खुश थी, और शादी के 5 महीने बाद कहा जाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पहले के 1 हफ्ते में परिवार ने तो इस तरीके से प्यार लुटाया कि खुद नेहा को लगा कि सबसे बढ़िया परिवार उसे मिला है और सबसे बढ़िया हस्बैंड मिला है। 1 हफ्ता, 7 दिन बीतने के बाद शादी के परिवार ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उसे ना कहीं बाहर शॉपिंग पे लेके जाया जाता, ना सिनेमा पे लेके जाया जाता। हर रोज से वो 4 दीवारी घर पर उसे रहना पड़ता, किसी नौकरानी जैसा उसका हाल कर दिया था। और नौकरानी भी तो कम से कम 1 या 2 घंटे काम करने के बाद वो वापस अपने घर पर चली जाती है, लेकिन नेहा उस घर में दम घुट रहा था उसका, लेकिन बावजूद उसके वहां पर रहने को मजबूर थी। उसे लग रहा था कि मैं जेल के अंदर बंद हूं, मुझे काला पानी की सजा मिली है। वो चाह कर भी कुछ और नहीं कर पा रही थी। अब इसके बाद होता क्या है, जब परिवार वाले, जब मायके वाले अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं, और ऐसा नहीं कि मायके वालों को पता नहीं था पूरी कहानी, नेहा ने फोन पर भी कई बार बताई थी दिक्कतें, लेकिन नेहा को भी चीजें पता थी कि समाज वाले क्या कहेंगे। और जब नेहा बिस्तर पर लेटी थी, जब वो अपने माता पिता को देखती है उस हालत में, तो बहुत कुछ वो बताना चाह रही थी कि पापा, मम्मी, जो मेरे पति हैं, जो मेरे पति के जो घर वाले रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है। लेकिन वो उस वक्त जो उसकी हालत थी वो किसी से देखी नहीं जा रही थी। और परिवार को सोचिए, जो ससुराल वाले जो पति हैं वो उसे अस्पताल तक लेके नहीं जा रहे थे। 3 से 4 घंटे लगे मायके वालों को नेहा के पास पहुंचने में, वो वहीं पर रही। इसके बाद देर रात
19 अप्रैल को उसे वो आप बगल के एक अस्पताल में लेके जाया जाता है, जहां पर जो डॉक्टर्स कहते हैं कि देखिए हमारे पास इतनी बढ़िया चीज़ें नहीं हैं कि हम नेहा का इलाज करवा सकें, आप जितनी जल्दी हो सके इसी पीजीआई चंडीगढ़ लेके जाइए, वहां पर उसका बेहतर तरीके से इलाज होगा। सोचिए परिवार को 3 से 4 घंटे आने में लगे, वहां पर एक डेढ़ घंटे आपाधापी में लग गया कि बेटी कुछ बोलना चाहती, क्या हुआ है, परिवार कुछ नहीं बता रहा था। इसके बाद हॉस्पिटल लेके जाता है, फिर वहां से 3 से 4 घंटे और लग जाते हैं, मतलब 20 अप्रैल को चंडीगढ़ लेके जाया जाता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन को अगर आप काउंट भी करेंगे तो लगभग 8 से 10 घंटे जो लड़की थी, जो दुल्हन बनी थी, उसकी हालत खराब होती हुई जा रही थी। जब वो चंडीगढ़ जाती है, वहां पर उसका इलाज चलता है और महज 3 से 4 दिन के बाद मौत हो जाती है। मौत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है, उसमें यह कहा गया डॉक्टर्स के द्वारा, ये देखिए, ये जो लड़की है, इसके शरीर में जो जहर की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है और उसे कंट्रोल कर पाने में हम नाकाम हो रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान या जो इलाज के लिए जो जितना जहर होना चाहिए उसकी बॉडी में, उससे बहुत ज़्यादा जहर उसकी बॉडी के अंदर मौजूद था। अब जब परिवार वाले, जो मायके वाले ये सारी कहानी सुनते हैं, उन्हें लगता है कि जहर, अब तक तो परिवार वाले या जो ससुराल वाले थे उन्होंने तो कुछ ऐसी चीजें बताई नहीं, और अचानक से जहर वाली बात कहां से सामने आ गई। इसके बाद जो ससुराल वालों से कन्फ्रंट किया जाता है, पति से पूछा जाता है, हर कोई आनाकानी करते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता कि जो नेहा ने जहर कहां से लिया, कैसे खाया। उस रोज तो हर रोज ही झगड़ा करती थी, और जिस रोज उसने जहर खाया भी, तो उस रोज भी ये पति के साथ उसका झगड़ा हुआ था, और झगड़े के बाद ये अपने कमरे में जाती है और बंद कमरे के अंदर क्या चीजें करती हैं हमें नहीं पता। जब पुलिस तक इस बात को पहुंचाया जाता है, बगल के थाने में लेके जाता है, तो सोचिए, क्योंकि ये आर्मी में थे, आर्मी में होने की वजह थाने में जाके जब कंप्लेंट लिखवाई जाती है, तो वहां पर जो लोकल जो कांस्टेबल थे, जो हवलदार थे, वो कहते कि देखिए सर, अभी तक एसएचओ राउंड पर गए हैं, हम इनकी रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते अभी, जब तक एसएचओ ना आ जाए। परिवार वाले कहते कि ठीक है, आप फोन लगाइए, पूछिए एसएचओ साहब कहां पर हैं, कब तक आएंगे। जो कांस्टेबल हवलदार वहां पर उनको क्या जवाब देता है लड़की वालों को कि देखिए सर, एक्चुअली ना मेरे पास एसएचओ का नंबर नहीं है, हम उनसे कैसे कांटेक्ट करें ये हम आपको नहीं बता सकते, जब वो आ जाएंगे तब तक आप इंतजार कीजिए। सोचिए, एक बेटी जिसकी अस्पताल में जूझ कर उसकी मौत हो जाती है, इतने दिनों से वो प्रताड़ना झेल रही थी, जब वो पुलिस स्टेशन जो उसका परिवार जाता है तो उससे क्या चीज़ सुनने को मिलती है कि एसएचओ साहब तो बाहर राउंड पर हैं, हमारे पास उनका नंबर नहीं है, आप इंतजार कीजिए, सुबह से शाम हो जाए, उसके बाद जब वो आएंगे थार्ड बार के साथ तब एफआईआर लिखी जाएगी। इस चीज़ को लेकर जब एक तरीके से कोर्ट में जाया गया, हर जगह इस बात की पता लगी चीज़ें, तो कहानी में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आए। मसलन के तौर पर कि जब परिवार या ससुराल वालों को पता लग गया था कि जो उनकी बहू है, जो उनकी बीवी है, उनकी हालत खराब है, तो आप उसी वक्त अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए? क्यों किसी और को फोन कर कर बताना पड़ा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, फौरन आ जाइए? ससुराल वालों में से किसी ने भी हिम्मत क्यों नहीं जुटाई उस परिवार को बताने के लिए कि आपकी बेटी की हालत खराब है, और उन्हें अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? ये समझ से परे है। जब इस चीज की जानकारी पुलिस तक भी पहुंचाई जाती है, कोर्ट तक भी जाता है, तो सास ससुर भी अरेस्ट होते हैं एक तरीके से, और जो बेटा है उसे भी अरेस्ट किया जाता है। दोनों बहनें जो फोटोज में आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों बहनें फरार हो जाती हैं। तो बेटा, सास ससुर सब अरेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद ये दोनों जो बहनें भी हैं, जो दूल्हे की, उसे भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन बार बार ये परिवार की दलील थी कि देखिए, बंद कमरा था, बंद घर था, उसके अंदर बहू क्या चीजें कर रही, क्या नहीं कर रही हैं, ये हमें कैसे पता होगा? झगड़ा करने के बाद वो कमरे के अंदर चली गई, उसे जहर खा लिया। जब इस पर पूछा गया कि जहर कैसे खा सकती हो, जब वो बाहर निकलती ही नहीं है, आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि उसे तो बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता, ना वो सब्जी ला सकती है, ना अपने लिए लिपस्टिक लेने जा सकती है, तो उसे जहर ला के देने वाला कौन था? डॉक्टरों की टीम ने यह भी कहा कि जितनी जहर की मात्रा उसके शरीर में थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान इतना जहर खुद ले ले। ऐसा तभी हो सकता है जब जबरदस्ती किसी को जहर पिलाया जाए और इंतजार किया जाए कि उसकी मौत खुद उस तक चलकर आ जाए। और ऐसे में परिवार में डाउट खुद ब खुद जाने लगा। जब परिवार से सारी पूछी गई कि इन सब पीछे का जो तर्क है, इसके पीछे क्या कहानी है, परिवार ने पल्ला झाड़ दिया। लेकिन
लेकिन मायके वालों के पास पूरी रिकॉर्डिंग थी, प्रूफ थे कि किस तरीके से ये जो परिवार जो ढोंग कर रहा है, इस परिवार ने हर तरीके से कार की डिमांड की, पैसों की डिमांड की, ज्वेलरी की डिमांड की। शादी से पहले तो एक तरीके से ये अपने आप को इस तरीके का परिवार दिखा रहे थे कि इनसे बेहतर दूसरा परिवार तो आपको मिल ही नहीं सकता। और शादी के 7 दिन बाद ये जो परिवार अपना मुखौटा उतारता है और अपना शैतानी चेहरा बहू को दिखाता है, नेहा देवी को दिखाता है और बताता है कि नेहा, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है हमारे परिवार से शादी कर कर, अब तुम सजा भुगतो। अब इस चीज के बारे में वो अपने मायके में पापा मम्मी को सबको बताती है, लेकिन नेहा करे तो करे क्या। उसे पता था कि शादी तो हो चुकी है और इसी को उसने अपनी जिंदगी मान लिया था, इसी को अपना उसने भविष्य मान लिया था। और वहीं पर वो दम घुटने तक उस घर को छोड़ नहीं पाए, उसके साथ जातियां होते रही, प्रताड़ना होते रहा, लेकिन वो उस घर को तब तक उसने नहीं छोड़ा जब तक उसकी जान निकल नहीं गई। हमारे देश में ये जो दहेज प्रथा है, जिसके नाम पर आप किसी की घर की बहू बेटियों को शादी करके अपने घर पे लेके आता, आप उन्हें समझते हैं कि वो तो एक अलादीन का चिराग है, अब उसे जितना चाहो उतना उससे पैसे निचोड़ सकते हो। और ये जो चीज है, आप समझिए, आप अगर किसी की बेटे हैं तो आप जिस घर की बेटी से शादी कर रहे हो वो भी किसी घर की बेटी है, उसे लाड़ प्यार से बड़ा किया गया है। जब आप दहेज मांगते हैं तो आप सोचिए कि जो आप घर के बेटे हैं, आप में इतनी क्या औकात है कि आप जितना दहेज मांग रहे हैं खुद अपने दम पर वो सारी चीजें खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। किसी घर की, दूसरे घर की बेटी को आप शादी करके ले और सोचें कि मैं उसे जैसा चाहूं उसे डांट सकता हूं, पुचकार सकता हूं, उससे जब चाहूं उसे पैसे मांग सकता हूं, तो ये गलत धारणा अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वो भी किसी घर की बेटी है, आप भी दूसरे घर की बेटी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको प्यार करिए, अपना घर छोड़कर आइए, आपके लिए वो हमेशा के लिए खड़ी रहेगी। लेकिन अगर आपकी सोच भी इस तरीके से होगी तो ये समाज बहुत खतरनाक दौर पर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ऐसे में तमाम लड़कों से, तमाम बेटों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर कहीं भी अगर आपको ऐसी चीजें लगे, आपके परिवार वाले भी अगर डिमांड करें, तो आप खड़े होइए और कहिए कि नहीं, मैं खुद अपने दम पर ये सारी चीजें कहूंगा। और ये कहते हैं ना कि अपने दम पर अगर आप साम्राज्य बनाएंगे, भीख में मिला हुआ साम्राज्य, भीख में मिली हुई दौलत ज्यादा दिन टिकती नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से कोई चीज खरीदेंगे और उसके बाद जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, वो सबसे बड़ी खुशी होगी इस दुनिया की। बजाय कि आप किसी से भीख मांगे, जूझे, उसको भी दुखी करें, खुद भी दुखी हो जाए। और इस जैसा जो परिवार था जो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, तो ऐसी नौबत तो बिल्कुल ना आए। ये सिर्फ और सिर्फ घर के वो औलादे या बेटे ही कर सकते हैं जो अपने लालची परिवार को एक तरीके से उससे रोकथाम लगा पाए। और हमारी कोशिश थी कि डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको जागरूक कर सकें इस केस के माध्यम से कि किस तरीके से एक हंसती जो खेलती हुई लड़की है, उसकी हालत किस तरीके से कर दी जाती शादी के बाद। कहां तो उसके जो सोशल मीडिया पे जमकर रील वायरल हो रहे थे, खुशी खुशी हर कोई तस्वीर देख रहा था, समझ रहा था, और महज 5 महीने के अंदर लगभग मैं आपसे कहूं 150 दिन, 150 से 160 दिन के अंदर उसकी कहानी इस तरीके से बदलती, जिंदगी इस तरीके से बदलती है कि हंसती खेलती हुई दुल्हन मौत के आगोश में चली जाती है। तो हमारी कोशिश डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको थी कि आपको सतर्क किया जाए, सावधान किया जाए। लेकिन देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।